नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बाजार की चाल के साथ, जहां पर हमने देखा कि आज लगातार चौथे दिन तेजी का आलम रहा है। निफ्टी 35 अंकों की तेजी के साथ 16,630 के स्तर पर बंद हुआ है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आज का दिन कैसा रहा और साथ ही हफ्ते भर में बाजार की चाल कैसी रही है, किन शेयरों में हमने तेजी देखी, एक्शन देखा, पूरा अपडेट दे रही है हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर शुरुआत जो इस हफ्ते की होते हुए दिखी काफ़ी चैलेंजिंग रही और उसके बाद हमने मंगलवार से देखा लगातार अच्छी तेज़ी के बीच बाजार ट्रेड करते हुए दिखे। और अच्छी बात यह है कि शुक्रवार के दिन भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग ही दिखाई। अच्छी मजबूती के बीच तमाम इंडेक्स में हमने क्लोजिंग देखी। हालांकि आउट परफॉर्मेंस अगर देखें तो मिड कैप इंडेक्स से देखने को मिली। सारे के सारे इंडेक्स जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर है और उनकी क्लोजिंग जो है काफ़ी पॉजिटिव रही। मिड कैप स्पेस करीब 122 अंकों की तेज़ी के साथ क्लोज होता हुआ दिखा। वहीं सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, निफ्टी फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में इस स्पेस ने दिखाई। फार्मा स्पेस से जुड़े स्टॉक्स भी रहे जिनमें काफी एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स का भी आज दिन था। फर्टिलाइजर स्पेस में जो खबरें आती हुई दिखी, एनएफएल, फैक्ट, अंबल फर्टिलाइजर पर उससे तेजी देखने को मिली। उससे जुड़ी रिसर्च भी हमने आप तक पहुंचाई। शुगर स्पेस का भी आज दिन था। शुगर स्पेस में लगातार हम एक्शन देख रहे हैं। आने वाले क्यूज जो है शुगर सेक्टर के लिए न्यूज फ्लोज भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आईटी स्पेस और ऑटोमोबाइल स्पेस में बिकवाली का दबाव हमने देखा। लेकिन इस पूरे हफ्ते के मार्केट को अगर समझने की कोशिश करेंगे, इस हफ्ते में निफ्टी ने करीब 2% के रिटर्न्स दिखाए, सेंसेक्स ने 2% के रिटर्न्स दिखाए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस ने भी परफॉर्म कर इस पूरे हफ्ते में दिखाया है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर इस हफ्ते की देखें, सबसे ज्यादा मजबूती मीडिया सेक्टर में करीब 7% की बढ़त इस पूरे हफ्ते देखने को मिली। इसके ठीक पीछे फार्मास्यूटिकल इंडेक्स करीब 6% की तेजी महज 4 दिनों में, यानी कि मंगलवार से जो तेजी पकड़ी थी बाजार ने, तब से लेकर अब तक अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखाए फार्मा स्पेस ने। साथ ही कनेक्टिंग सेक्टर, हेल्थ केयर स्पेस में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। और साथ ही आईटी स्पेस आज हालांकि परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन पूरे हफ्ते करीब 4% की बढ़त के साथ स्पेस ने परफॉर्म कर दिखा। रियलिटी स्पेस में भी 3% तक की तेजी पूरे हफ्ते में देखने को मिली। निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम भरे स्टॉक्स की अगर बात करें, इस हफ्ते में सिप्ला ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निफ्टी स्पेस में किया है। करीब 11% के रिटर्न्स सिप्ला में हमने देखे हैं। तो फार्मा सेक्टर ने भी परफॉर्म कर दिखाया और सिप्ला यानी कि फार्मा सेक्टर से ही जुड़ा स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है। सन फार्मा करीब 8% की तेजी देख रहा था और आईओसी में करीब 8% की बढ़त देखी। क्विकली आने वाले हफ्ते के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अगर देखें, फरवरी के WPI डेटा जो है 14 मार्च को आते हुए दिखेंगे। एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर फोकस रहेगा। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन और बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर आने वाले हफ्ते के लिए एक बड़ा फोकस रहेगा। चलिए, तो पूरे मार्केट राउंडअप के बाद अब बाजार के दिग्गजों का क्या कहना है बाजार की चाल के ऊपर। एबरदीन एशिया पैसिफिक रीजन के MD यूकियांग ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से निवेशकों में दुविधा की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते इस साल बाजार काफी मुश्किल रहने वाला है। Before the Ukrainian crisis blew up, but of course, that's really thrown things into confusion. So we were seeing tightening coming through, inflation coming through, possibly resulting in stagflation. Now with Ukraine, we've seen commodity prices spike even further, both soft and hard commodities. So it's a far more pressure on inflation. And arguably makes stagflation look pretty inevitable this year. So it's going to be a tough year for markets. In a sense, I would say markets are still very resilient in the face of this. Yes, they're down 10-15% or so this year, which is never pleasant, but I've been operating long in markets and seen market moves of 30-40% in very short spaces of time on arguably news not quite as worse as the news we're getting out of Europe. Although it's still a little early to call that one, but it doesn't look good. गोल्डी लॉक के फाउंडर गौतम शाह के मुताबिक बाजार सभी नेगेटिविटी को पचा चुका है और शाह ने 18 स्वदेश से खास बातचीत में कहा कि बाजार 8 से 10 तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा।
ये समझना जरूरी है कि 5 महीना पहले जब ये करेक्शन चालू हुई थी 18,600 के लेवल से, तो हमारा ये मानना था कि सारे जो पॉजिटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में थे। तो मार्केट में जो भी खबर आती थी, चाहे वो अर्निंग्स हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, वो बाजार को ऊपर ले नहीं जा पा रहा था। सो वो एक कंसर्न था और उसके कारण ये करेक्शन चालू हुई। और अभी पिछले 2 हफ्तों में जो हुआ है, मेरा मानना है कि जो सारे जो नेगेटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में है। पिछले बार भी मैं जब आपके चैनल पे था तो मैंने कहा था कि 15,500 से 16,000 में काफी अच्छा एक सपोर्ट है मार्केट का मीडियम टर्म के हिसाब से, और इसमें काफी लॉजिक है। तो मार्केट उस लेवल तक गया और वहां से रिबाउंड हुई है। और ये जो रशिया यूक्रेन का जो इशू है, ऑयल का जो इशू है, यूएस मार्केट का जो फॉल है, यूएसडी आईएनआर का जो मूवमेंट है, गोल्ड सिल्वर का जो मूवमेंट है, मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सो मार्केट आई थिंक एक बार के लिए एक टेम्पररी बॉटम डेफिनेटली बन गया है ऑन एन इंडेक्स लेवल। आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव ऑलरेडी बॉटम्ड आउट इन द लास्ट 2 डेज। तो कई स्टॉक्स तो अपने रीसेंट लोज के पास जाएंगे नहीं, चाहे मार्केट में वापस अगर वीकनेस आती है तो आई थिंक जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड से निकलता है तो इनिशियल जो मूव होती है 3-4 दिन की, वो शॉर्ट कवरिंग लेड होती है। और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण भी आई थिंक लास्ट 2 दिन में अच्छी तेजी हमने देखी। बट क्योंकि निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पे आ गया था 16,850, तो वहां पर एक बार थोड़ी बहुत सेलिंग आई है और मार्केट अब एक स्टेबल हो जाएगा, एक रेंज में हो जाएगा, नीचे में 15,950 और ऊपर में 16,850। और इस रेंज में हो सकता है कि अगले 7-10 दिन वो कंसोलिडेट करे। सो अब एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। निफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, निफ्टी में ऊपर नीचे होती रहेगी क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी वॉलेटाइल है, मगर अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग साइड में काफी अच्छी है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि 16,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड इस मार्केट का अच्छा हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मेरा ये स्टैंड बदलता नहीं है डिस्पाइट व्हाट हैज हैपेंड। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन का यहां पर कहना है कि अगले कुछ सालों में स्टील की खपत 3 से 4 गुना बढ़ने वाली है, लेकिन इसके लिए कोयले के विकल्प की जरूरत होगी जो आसान नहीं है। There are sectors where coal is an energy source. There you can substitute with other sources of greener and cleaner energy. And there are areas like in steel making where coal is a reductant in addition to being an energy source. So that's why you need something else to come in, and gas and hydrogen are the 2 options. But the challenge, because going forward, India is going to be building more and more steel plants, because steel consumption in India is going to become 3 or 4 times this level in the next 30-40 years if you have to grow at 8-9% and build infrastructure, right? So having said that, the challenge we are facing is most of the steel capacities are coming up in the east, because that's where the iron ore is, right? Now, if you need to substitute coal, you either need gas or hydrogen at scale and competitive. So today there is no gas network in the east. So if you're going to spend $1 billion building a steel plant, the last thing you want to do is to build a steel plant and not have the input material. So, it's a chicken and egg thing. And even today, gas is prioritized for, let's say, fertilizer or something else. And you don't want a situation where you set up a steel plant and suddenly somebody says, we can't give you gas. So I think that is something we are working with the government, and hence this transition needs to be thought through. The infrastructure needs to be built so that private sector is confident to make those capital investments, which is assuming that input material is there. ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार के कामों को लोगों का समर्थन मिल रहा है और सरकार का ध्यान गुड गवर्नेंस और बेहतर इकोनॉमी की तरफ है। The people of India have endorsed the work of the government, both at the center and at the states, working together for good governance, working together for development and the prosperity of our people. We have strong fundamentals in the economy today, highest ever FDI, continuously breaking records year after year. Our merchandise export is set to cross $400 billion this year. We are over $375 billion already. Until recently, we never looked at our service exports giving such a major jump, but I've had to reset my target twice already on service exports. And without travel, tourism, hospitality, we are slated to touch nearly $250 billion
in the current year. Moody's recently gave us a rating upgrade. Our GST collections have been robust all through the last few months, despite the third wave of the COVID pandemic, and our startup ecosystem continues to grow by leaps and bounds. ET ग्लोबल बिजनेस समिट के मौके पर विनीत कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने कहा कि कोविड जैसी महामारी और रूस यूक्रेन संकट के बीच भारतीय इकोनॉमी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। जैन ने कहा कि सफल कोविड वैक्सीनेशन के चलते बिजनेस और कंज्यूमर सेंटिमेंट में सुधार आया है। To say we are living in turbulent times would be an understatement. Just as the latest wave of the pandemic appeared to be waning and the economy was bouncing back, the world finds itself faced with one of the deadliest conflicts since the Second World War. It has sent shockwaves through global markets, across stocks, commodities, and currencies. Oil prices are soaring, further fueling inflation. As one of the world's largest importers of oil, India faces a huge new challenge. The growing geopolitical crisis has also thrown into uncertainty the timing and valuation of India's largest ever IPO from the government-owned Life Insurance Corporation. All of these factors are threatening to upset the government's budget calculations. But India has shown the world it has the energy and the vision to face the most daunting of challenges. Following the second COVID wave, over 95% of the country's 15 plus population have been administered at least one dose in one of the most ambitious public health programs in the world. This has played a significant part in boosting business and consumer confidence and contributed to a sharp economic bounce back. चलिए रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। इंडियन रेलवे बहुत जल्द 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्लोबल टेंडर लेकर आने वाली है। वैगन्स, स्टेशन रीडेवलपमेंट, रेल इंजन और ट्रेन सेट के लिए किए गए टेंडर्स जारी हो सकते हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर को लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं तमाम डिटेल्स। भारतीय रेलवे की काया पलट के मकसद से रेलवे 5 बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऐसे टेंडर जारी करने जा रही है जिसका जो क्वांटम है टेंडर का वो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रहने वाला है। तो पहला बड़ा प्रोजेक्ट है स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके लिए रेलवे ने तकरीबन 10 से 12 बड़े स्टेशन को आइडेंटिफाई चिन्हित किया गया है, जिसके लिए टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा और इस टेंडर का जो साइज होगा वो तकरीबन 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का रह सकता है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वंदे भारत ट्रेन, जो एडवांस्ड ट्रेन सेट है, उसमें 200 वंदे भारत ट्रेन भारत में बनाने और प्रोक्योरमेंट के लिए ये टेंडर जारी किया गया है और इसका भी जो क्वांटम साइज है टेंडर का वो तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का है। यहां पर वंदे भारत ट्रेन के लिए बड़े प्लेयर्स के, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक संभावना है कि वो टेंडर प्रोसेस में आगे आए, पार्टिसिपेट करें और मेक इन इंडिया के तहत ये वंदे भारत ट्रेन को भारत में ही बनाया जाए। एक तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वो है वैगन्स का, मालगाड़ियों के जो डब्बे होते हैं उनको बनाने के लिए, उनके प्रोक्योरमेंट के लिए। तो 90,000 वैगन्स, जिसमें 30,000 वैगन्स हर साल को भारतीय रेलवे हासिल करेगी और यह टेंडर जारी किया गया है जिसका साइज है तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का और उसमें भी टीटागढ़ वैगन्स टैक्स मैको जैसे बड़े नाम के लिए यहां पर एक संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कवच जो सुरक्षा मैकेनिज्म है भारतीय रेलवे का, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण भी किया गया है, ट्रायल किया गया, तो उसके लिए भी यहां पर रेलवे ने 3,000 ट्रैक्स को इसमें कवच के दायरे में लाने के लिए टेंडर जारी कर सकती है, जिसका टेंडर साइज तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए रह सकता है। इसके अलावा जो ट्रेन इंजन एक अहम पहलू है, तो 2,000 ट्रेन बनाने को लिए यहां पर टेंडर जारी किया जा सकता है और इसका साइज तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का रह सकता है। तो कुल मिलाकर के एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगले 3 से 5 सालों में रेलवे का लक्ष्य है और उसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर यहां पर रेलवे ने जारी करने का मन बना लिया है। वहीं रेलवे ने अपने यात्रियों को एक खुशखबरी दी है। रेलवे ने ट्रेनों के जो एसी कोच हैं उनमें कंबल और लिनन मुहैया कराने की सुविधा फिर से बहाल कर दी है और कोरोना केस में आई कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गुरुवार को रेलवे ने इस सुविधा को तुरंत बहाल करने का आदेश भी दे दिया था और आज से ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और इससे पहले रेलवे में पैंट्री की सुविधाएं दोबारा शुरू की जा चुकी हैं।
ऊर्जा मंत्रालय जल्द ही सोलर पीएलआई स्कीम के लिए बोलियां मंगाने जा रहा है और मेक इन इंडिया पर फोकस रखते हुए मंत्रालय ने नई बोलियों में स्थानीय प्रोडक्ट्स को शामिल करने की शर्त अनिवार्य कर दी है। 18 हाउस स्वदेश को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को इस स्कीम में शामिल करना चाहती है। क्या है ये पूरी खबर, जानते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार सोलर मॉड्यूल्स पीएलआई स्कीम के लिए फ्रेश बिड इनवाइट करने वाली है, जिसमें कुछ नए क्लॉज भी जोड़े जाएंगे। जो नया क्लॉज है उसके हिसाब से मैंडेटरी लोकल वैल्यू एडिशन क्लॉज जो है वो रहेगा, ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। आपको जैसा कि पता है कि सरकार ने इस स्कीम के लिए बजट में अतिरिक्त 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसका मतलब है कि इस बात की ज़्यादा गुंजाइश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को इंसेंटिव्स दिया जा सकता है। इसके पहले राउंड में जो कि सरकार ने 55 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए बिड इन्वाइट किए थे, उसमें काफ़ी कंपनियों ने अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 4 कंपनियों का सिलेक्शन हो पाया था क्योंकि इंसेंटिव्स की गुंजाइश कम थी, क्योंकि तब इस स्कीम के लिए सिर्फ 4500 करोड़ रुपए का आवंटन ही किया गया था। जो जिन कंपनियों का सिलेक्शन हुआ था उसमें जिंदल इंडिया सोलर एनर्जी, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड और अदानी इंफ्रा जैसी कंपनियां जो हैं वो शामिल थी, लेकिन काफ़ी कंपनियां दिलचस्पी रखने के बावजूद भी रह गई थी। अब सरकार की योजना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे आएँ। साथ ही साथ सरकार ने खासकर एमएनआरई मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें भी की है और उनसे ये इस बात की जानकारी भी मांगी है कि वो और कौन कौन सी सहूलियत चाहते हैं पॉलिसी रिलेटेड, सो डैट कि जब एक बार बिड इनवाइट किया जाए और कंपनियों को इंसेंटिव्स दे दिए जाएं तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। चालू वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर ब्याज दर तय करने के लिए ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आज से गुवाहाटी में शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो रूस यूक्रेन टेंशन का असर ईपीएफ ब्याज पर भी पड़ सकता है। हालांकि वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.5% ब्याज दर को बरकरार रखा जा सकता है। बोर्ड की बैठक में और कौन कौन से एजेंडे शामिल हैं और आखिर क्या होगा इनका प्लान, एक बार फिर से जुड़ते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से जो तमाम डिटेल्स हमें दे रहे हैं। देखिए, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अहम बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। बैठक गुवाहाटी में चल रही है और इसके 2 अहम एजेंडे तय किए गए हैं। पहला एजेंडा तो ये है कि चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 के लिए आपके पीएफ पर ब्याज की क्या दरें रहने वाली हैं वो इस बैठक में तय होगी। बैठक के पहले दिन ईपीएफओ के जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं उससे किस तरह की रिटर्न हासिल हुई है उसकी समीक्षा होगी और कल कितनी ब्याज दरें मिलेंगी उसकी घोषणा की जाएगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार ब्याज दरों पर जो है वो बाजार की जो मौजूदा स्थिति है उसका असर दिख सकता है। रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन की स्थिति बनी है उसका भी असर दिख सकता है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो मौजूदा ब्याज दरें हैं जो कि 8.5% है उसी को बनाकर रखा जाए, लेकिन बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि ईपीएफओ के पास सरप्लस रकम कितनी बचती है। अगर इसमें कंफर्टेबल पोजीशन की स्थिति नहीं बनती है तो इसमें कुछ कमी भी की जा सकती है। जो दूसरा अहम एजेंडा है वो है अनक्लेम्ड अमाउंट को लेकर, जो कि ईपीएफओ के पास है, जो कि करीब 58,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक प्रस्ताव सीबीटी के पास ये है कि इसके कुछ हिस्से को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि जो सीनियर सिटीजन से संबंधित जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा मिले, पेंशन की रकम है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इसके कितने हिस्से को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसके लिए सहमति बनाने की ज़रूरत होगी। हालांकि 2015 के नियम के हिसाब से अगर 7 साल तक अगर क्लेम नहीं किया जाता है ईपीएफओ के पास तो उस रकम का ट्रांसफ़र किया जा सकता है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में, लेकिन इस पर सहमति बनाने की ज़रूरत होगी और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर पेंशन की रकम में बढ़ोतरी भी हो सकती है। एमएसएमई सेक्टर कोविड के झटके से अभी उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि रूस यूक्रेन संकट ने उसकी कमर फिर से तोड़ दी है। कच्चे माल और क्रूड की कीमतों ने उनके मार्जिन करीब करीब खत्म ही कर दिए हैं। वो बैंक का लोन तक चुकाने की हालत में नहीं है। कितना है एमएसएमई के लिए ये संकट भरा दौर, आइए खुशबू तिवारी की ये रिपोर्ट में देखते हैं।
भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला जो सेक्टर है वो है एमएसएमई, लेकिन इसी सेक्टर पे जो इनपुट कॉस्ट की मार है वो सबसे ज़्यादा पड़ रही है। जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये जो कंपनी है ये प्लास्टिक कंटेनर्स बनाती है, फार्मा कंपनियों के लिए सप्लाई करती है। मंथली टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास का होता है, लेकिन जो इनकी मार्जिन्स पहले 8% के आसपास हुआ करते थे वो फिसलकर 3% तक आ गए हैं। यानी जो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है वो सीधा इनके बिजनेस पर पड़ रहा है और बिजनेस को आगे कायम रखना एक चुनौती बन रही है। छोटे और मझौले कारोबारी जो कोविड-19 की मार से अभी उबर ही रहे थे, उनके लिए दिक्कतें और बढ़ गई हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच कमोडिटी की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आया है। इस उछाल को अगर पिछले कुछ साल की बढ़त से जोड़कर देखें तो 20 से 50% तक का उछाल दिखता है। ऑर्डर पुरानी कीमतों पर ही डिलीवर करने की चुनौती है और इस बढ़ती लागत को ग्राहकों को पास करना मुश्किल साबित हो रहा है। हम लोग बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने कंपनी जो है वो बढ़ाने को रेडी नहीं है, तो वो हिसाब से हमारा वो भी लॉस हो रहा है। महंगा क्रूड यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका बोझ उठाने में एमएसएमईज को और तकलीफ होगी। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंगे ऐलान हुआ है, यानी 24 फरवरी से अब तक कच्चा तेल 30% चढ़ चुका है, नेचुरल गैस के दाम 4% महंगे हो चुके हैं, तो वहीं जिंक की कीमतें 24% और कॉपर की 13.5% बढ़ चुकी हैं। घरेलू बाजार में सोया तेल 14% महंगा हो चुका है और सनफ्लावर ऑयल 9%। एसएमई सेक्टर को पुराने रेट पे देना पड़ेगा, वो नुकसान लेकर करना पड़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट होगा एसएमई सेक्टर के जो बैंक फंडिंग का जो इंटरेस्ट बढ़ते हैं, जो इंस्टॉलमेंट होता है, तो इसमें एनपीए बढ़ने के चांसेस है। मेरी राय गवर्नमेंट को है कि जब तक ये वॉर चल रहा है या जब तक ये पैंडेमिक पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, और एक 2-3 महीने का उनको रिलीफ देना चाहिए, 3 महीने आगे बढ़ाना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। कई एमएसएमईज को अब तो लोन में डिफॉल्ट और एनपीए में जाने का डर सता रहा है। वित्त वर्ष लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी लोन की भी किस्त अदा करना एमएसएमईज के लिए भारी पड़ रहा है। खुशबू तिवारी की रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। महाराष्ट्र सरकार ने आज FY 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। ये दूसरा बजट है जिसे महाविकास अघाड़ी पार्टी की ओर से सदन में पेश किया गया। इस बजट को और भी ज़्यादा उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके ठीक 6 महीने बाद राज्य में नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं। और बजट में क्या खास ऐलान किए गए हैं, तमाम खबर दे रही है हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी। बताएं खुशबू, क्या कुछ निकल के आ रहा है बजट में से? सबसे पहली बात तो जी बिल्कुल, सबसे अहम बात जो है वो है महाराष्ट्र के लिए जो इकोनॉमी का टारगेट सेट किया गया है। अजीत पवार ने अपने भाषण में आज कहा कि वो महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी बनानी है। हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था उसमें जीडीपी की जो आंकड़े हैं वो 12% के आसपास कहा गया है कि महाराष्ट्र की जीडीपी इस तेज़ी से ग्रो करेगी। जो कहाँ एलोकेशन हुआ है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि बिजनेस से जुड़ी या आम आदमी से जुड़ी क्या क्या अहम बातों का ऐलान हुआ है। पहला जो CNG है यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ का जो प्रमोशन है वो काफ़ी बढ़ा है और इसमें CNG के ऊपर जो वैट लगता है वो 13.5% से घटाकर 3% कर दिया गया है, यानी यहाँ सबसे बड़ी कटौती की गई है। इसके अलावा अब एलोकेशन की नजर डाली जाए कहाँ एलोकेशन किए गए हैं, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए यानी जो रोड डेवलपमेंट है उसके लिए 15,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज के लिए अगले 3 साल में 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रूरल डेवलपमेंट में 7,500 करोड़ के आसपास का खर्च किया जाएगा और हाउसिंग पर भी तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का खर्च दिया जाएगा। इसके अलावा खास बात है स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन सेंटर बनाए जाएंगे और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन या एलोकेशन किया गया है। साथ ही में जो अहम ऐलान किए गए हैं वो है जिन भी फार्मर्स ने समय पर अपना कर्ज चुकाया है उनको 50,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और अहम ऐलान वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, उनके लिए भी राशन कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड जारी किए जाएंगे। शुक्रिया खुशबू तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। चुनौतियां तो